Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to see about important questions of life process। आप सबने लाइफ प्रोसेस के आई होप आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेस के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके स्कूल में टेस्ट आ रहे होंगे, एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते होंगे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के। So let's get started. Okay guys, if you like my video, then please share and subscribe to my channel. Share as much as you can. Okay, so now let's get started. First I'm going to cover the important questions of topic nutrition. ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आपके NCERT में भी दिखा होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि वो डिफ्यूजन से काम नहीं चला सकते। उनकी बॉडी इतने सारे सेल्स से बनी है, तो उनका हर एक सेल सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे मेरी बॉडी में सिर्फ मेरी स्किन है जो सरफेस के कांटेक्ट में है और मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करूँ तो उनका एक ही सेल है, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो डिफ्यूजन से वो लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे लंग्स डिफ्यूजन से नहीं ले पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हमारी बॉडी डिज़ाइन की वजह से हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। मोर ओवर हमारे लिए डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो यू आर राइटिंग योर आंसर। तो आपको यहाँ पे ये कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं कि कॉम्प्लेक्स बॉडी है, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है हमारे बॉडी के सेल्स। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल का काम होता है टू कंट्रोल और टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल यानी स्टोमेटा के बॉडी गार्ड्स, तो वो क्या करेंगे, स्टोमेटा कब ओपन होगा, क्लोज होगा, उसको रेगुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। फोर्थ है वाई डी स्टार्चिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब पहले तो आप समझो डी स्टार्चिंग क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है, व्हाट इज डी स्टार्चिंग। तो प्लांट को डार्क रूम में रखकर स्टार्च उसका सारा रिमूव करना। अगर हम डार्क रूम में रखेंगे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नया स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका सारा स्टार्च यूज़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फोटोसिंथेसिस का, जिससे आपको पता चले कि रिजर्व्ड फूड उसका ख़त्म है, न्यू फूड प्रोडक्शन में उसने कितना प्रोड्यूस किया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ भी या नहीं हुआ, कितना प्रोड्यूस किया, ये पता चले, इसलिए डी स्टार्चिंग ज़रूरी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस आप लिखोगे, एक तो गैशियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, सेकेंड आप लिखोगे ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देखे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखोगे 6 CO2 + 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. It gives you C6H12O6 glucose, 6 oxygen and 6 H2O. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये सबको आनी ही चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, सबको आनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद है रोल ऑफ KOH इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्पेशली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें KOH का क्या रोल है। तो KOH इज़ CO2 एब्जॉर्बेंट। KOH क्या करता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम KOH को क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा जो एक सेट है उसके अंदर CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम KOH यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो इसके अंदर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है, तो आप उसमें समझाओगे अबाउट मीजोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, ये सब समझाओगे। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको साथ साथ में डायग्राम भी बनाना है, जो मैंने एक मेरे वीडियो लेक्चर में आपको डायग्राम बना के दिखाया था। लीफ का डायग्राम बनाओगे, नीचे एपिडर्मिस, गार्ड सेल, ये सब आपको ड्रॉ करके दिखाना है। मैं उस वीडियो की लिंक यहाँ पे लेक्चर में डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का डिफरेंस पूछा जाता है, लाइट और डार्क रिएक्शन। अब इसका भी जो वीडियो है उसकी मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वो लिंक पे से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस के 3 बेसिक स्टेप्स हमें लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। चलिए ये आपको मैं बता दूं कि क्योंकि हम ये चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। जो बिगनर्स है, जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पहले मेरे सारे वीडियोस देख ले जिसमें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। बाद में इस चीज़ को देखें क्योंकि इसमें हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ओके, सो वेरी फास्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, conversion of light energy into chemical energy, reduction of CO2 into carbohydrates। ये 3 स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के। What is chemosynthesis? Give example। ओके, कीमोसिंथेसिस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक है बट वो सनलाइट को लेके अपना खाना नहीं बनाते, वो केमिकल्स को लेके अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे कुछ बैक्टीरिया जो डीप इनसाइड सी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया यहाँ पे एग्जाम्पल में आएंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब हो गया लाइट, लाइट की प्रेजेंस में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाना, इसे बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, क्लियर। ओके, उसके बाद है डिफरेंट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विथ एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो प्लांट्स के अंदर होता ही है, ऑटोट्रॉफिक के अलावा और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, उसका अभी हम आंसर देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक के अलावा देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पैरासाइटिक, जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल। फिर सैप्रोफाइटिक जो डेड डीकेइंग मटेरियल खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा इंडियन पाइप, कोरल रूट, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम फास्ट आपको सीधे एग्जाम्पल्स ही बता रही हूँ। बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट पूछा होता है तो वो उसमें मशरूम और फंजाई लिख के आ जाते हैं, वो गलत है। वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन एनिमल में कंसिडर करेंगे, प्लांट के अंदर इंडियन पाइप, कोरल रूट हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा एक इंसेक्टिवोरस, ठीक है, तो इसमें आप लिख लोगे पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसको भी मैं आपको फटाफट से एक फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ। चलो, सबसे पहले जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि वो हीट्रोट्रॉफिक ही है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी टाइप है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइट, कॉप्रोफेजिक, कैनाबलिज्म, ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेके अपनी बॉडी में ब्रेक करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस यानी कि सारे मैमल्स, अमीबा,
पैरासाइटिक जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लीच, टिक एंड माइट्स। सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाएगा, सैप्रोफाइट के अंदर फंजाई, मशरूम। कॉप्रोफेजिक जो अपने खुद के फीकल मटेरियल यानी कि एक्सक्रीटा को खाते हैं, जैसे कि रैबिट। कैनाबेलिज्म जो अपनी खुद की स्पीशीज़ को खाते हैं, तो इसमें आएंगे स्नेक, कैट्स एंड डॉग्स। तो ये हमने एक देख लिया फ्लो चार्ट एनिमल न्यूट्रिशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 इट इज़, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा को समझाना है, या क्वेश्चन हो सकता है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले बता दोगे इंजेशन, खाना अंदर लेना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ये हो गए आपके 5 स्टेप्स। अब इसी चीज़ को आपको अमीबा के अंदर समझाना है। अमीबा के अंदर आप कैसे समझाओगे, तो डायग्राम बना दो, बता दो कि सूडोपोडिया फेगोसाइटोसिस से क्या हुआ, इंजेशन हुआ। फिर क्योंकि सिंगल सेल है तो आपको यहाँ पे कीवर्ड मेंशन करना है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर उसी के सिंगल सेल के अंदर ही एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हो गया और फिर वेस्ट बाहर निकल गया यानी कि इजेशन हो गया। ठीक है, चलो अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेशन के। ठीक है, कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका लाइफ प्रोसेस एकदम चुटकी में रिवाइज हो जाएगा। आप उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे और आपका 90% लाइफ प्रोसेस का पेपर इसी वीडियो से आएगा। ये मैं आपको गारंटीड लिख के बता सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देख के समझ लिया तो आपका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 90% पेपर आपका इसी में से आएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट। ओके, सो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन पूछा जाता है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर पूछा जाता है माउथ में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, जिसमें आप बता दोगे सलाइवरी अमाइलेज। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें आप बताओगे स्टमक। एंजाइम कौन सी है, तो आप बताओगे पेप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव फॉर्म में है HCl से एक्टिव होके बन जाती है पेप्सिन। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर मैंने इसमें बता दिया, रोल ऑफ HCl इन स्टमक। तो इसमें भी आप यही लिखोगे, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl और दूसरा जो भी खाने में बैक्टीरिया है उसको मार देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, म्यूकस का क्या रोल है स्टमक में, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि आपकी स्टमक की लाइनिंग डैमेज ना हो जाए HCl से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप बता दोगे कि ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिक वे में जिससे कि खाना नीचे जा सके उसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइंड है कि यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, तो उसमें आप बताओगे अबाउट विलाई, बता दोगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, रिएक्शंस क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसमें आप बता दोगे अबाउट ट्रिप्सिन, लाइपेज, फिर बाइल जूस,
ये सारी चीज़ आप बता दोगे उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आपको पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन स्मॉल ग्लोब्यूल्स में किसकी वजह से ब्रेकडाउन हुआ, बाइल जूस की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड फाइनली इजेशन कहाँ से होता है, एनस के थ्रू। एक क्वेश्चन अबाउट रूमिनेंस जिसमें पूछा जाता है इनको रूमिनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कट च्यूइंग है। अपना खाना पहले पार्शियली चबा के इसको नीचे ले जाते हैं, फिर दोबारा से ये लोग उसको च्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया न्यूट्रिशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाहर से न्यूट्रिशन में आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, दिस इज़ माय गारंटी टू यू, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो बी रेडी टू स्कोर फुल मार्क्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला क्वेश्चन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये आएगा कि जब रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन आपके हर एक सेल्स तक जाता है तब हम उसे बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और वहाँ जाके वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जिसके ऊपर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुआ ग्लूकोज। सेकेंड है एरोबिक एंड एरोबिक का डिफरेंस पूछ लेंगे, तो आपको बताना है एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ज़्यादा एनर्जी एरोबिक में बनती है, एनारोबिक में कम बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये पूरा आप डिफरेंस बताओगे। मसल क्रैम्प्स के ऊपर पूछ सकते हैं कि मसल क्रैम्प्स क्या है, क्यों होते हैं। इसको ट्विस्ट करके पूछना चाहे तो बता सकते हैं कि आप जब विगरस एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में लेग्स में पेन क्यों होने लगता है। या ये भी ट्विस्ट कर सकते हैं कि जब किसी पर्सन के बॉडी में मसल में पेन हो रहा है तो उसको आइस से मसाज कर रहे हैं या हॉट वाटर से मसाज कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे भी उसको घुमा के पूछ सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये लिखना है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए। आप पहले तो बताओगे कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि लो ऑक्सीजन था वहाँ पे। आप जब हॉट वाटर या कोल्ड से मसाज करोगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिविटी आएगी तो ब्लड वेसल्स वहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों हायर होता है टेरेस्ट्रियल से। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों ज़्यादा टाइम ब्रीथ करते हैं। हम 1 मिनट में मान लो कि 15 से 16 बार ब्रीथ किया, तो वो लोग क्यों हमसे ज़्यादा टाइम्स ब्रीथ करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो इसलिए उनका रेट हमसे ज़्यादा है, इसलिए उन्हें फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें आप बताओगे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उसमें आप पूरा बताओगे डायफ्राम की मूवमेंट, चेस्ट कैविटी के मूवमेंट, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो ट्रैकिया में प्रेजेंट है उसका क्या रोल है। तो जो सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ट्रैकिया के अंदर, वो ये इंश्योर करती है कि एयर की एब्सेंस में आपकी ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। फिर एल्वियोलाई कैसे डिज़ाइंड है कि मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज कर सके। तो सबसे पहले एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्सपैंड कर सकती है, यानी उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। ब्लड वेसल्स है उसके पास बहुत सारी, जिससे कि तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा। और थिन परमिएबल मेम्ब्रेन है। थिन परमिएबल मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी उतना ही फास्ट डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, उतना ही फास्ट डिफ्यूजन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट है रेस्पिरेशन का, वो है एपिग्लॉटिस का क्या रोल है, ठीक है। तो आपके फेरिंग्स के पास एक यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग है, यहाँ तक तो कॉमन पाथवे है फूड का और एयर का। अब यहाँ से डिवाइड हो जाएगा विंड पाइप और फूड पाइप। आगे है विंड पाइप, पीछे है फूड पाइप, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस उसका कवरिंग है जो प्रिवेंट करता है कि आपका खाना विंड पाइप में ना चला जाए, आपका खाना किस में जाए, फूड पाइप के अंदर जाए।
ठीक है, तो ये हमने रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, लेट अस सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ आरबीसी, जिसमें आप लिखोगे कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आयरन हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, आयरन से बना हुआ, जिसकी वजह से वो रेड है. न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. डबल सर्कुलेशन को सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप पूरा हार्ट का फ्लो चार्ट बनाओगे कि लेफ्ट और राइट चैम्बर और लंग्स के साथ कैसे जुड़ा है, जो हम ऑलरेडी चैप्टर में देख चुके हैं. ठीक है, इसमें आपको सारा कुछ बताना है कि अयोटा से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, वेना कावा से आता है आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, वाल्व्स इन्वॉल्व है, पूरा डबल सर्कुलेशन समझाना है. अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के लिए आता है. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर आप सिर्फ हार्ट का डायग्राम बना के स्ट्रक्चर समझाओगे, जिसमें आप 4 चैम्बर के बारे में बताओगे, वाल्व्स के बारे में बताओगे. इसमें आपको सर्कुलेशन नहीं बताना है. आप हार्ट की साइज, लोकेशन, वेट, ये सब बताओगे इसके अंदर. बीपी यानी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्फिग्मो मैनोमीटर. ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 mm/Hg. 120 क्या होता है, सिस्टोलिक. हायर बीपी यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 80 होता है डायस्टोलिक, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है. लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस बताने हैं, तो उसमें आप बताओगे इम्यूनिटी देता है, लैक्टियल्स जो लिम्फ की वेसल है वो फैट को कैरी करती है और एक्सेस ब्लड को ड्रेन करके वापस हार्ट में भेजता है. डिफरेंस बिटवीन डबल एंड सिंगल सर्कुलेशन, तो इसमें आप बताओगे कि डबल सर्कुलेशन में एक ही साइकिल में 2 बार ब्लड जाता है हार्ट से, सिंगल में एक ही बार जाता है. डबल सर्कुलेशन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बिल्कुल भी ब्लड मिक्स नहीं होता, सिंगल में वो सब नहीं होता. और आप एग्जाम्पल बता दोगे. पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का डिफरेंस, इसमें भी आप बताओगे एक लंग्स के साथ, एक बॉडी के साथ, और पूरा फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करोगे. डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसका पूरा डिफरेंस का टेबल हमने बनाया था वीडियो के अंदर, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उसके बाद क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशनल पुल समझाना है और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपिरेशनल पुल के अंदर आप समझाओगे पूरा पाथवे. ठीक है, कि कैसे रूट में से पूरा प्रेशर बन के पानी आता है, फिर सनलाइट की वजह से पानी ऊपर खिंचता है, कोहेशन, अधेशन फोर्स, ये सब आपको बताना है अंदर. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में आप बताओगे सुक्रोज का क्या रोल है और मेन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम के सेल्स कैसे हेल्प करते हैं, एंड मेन चीज़ जो आप इसमें बताओगे वो ये बताओगे ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सक्रीशन. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें आपको 3 स्टेप को लिख के समझाना है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें आप फंक्शंस में बताओगे ऑस्मोरेगुलेशन, पीएच बैलेंस, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एसिड बेस बैलेंस, आयंस बैलेंस. ठीक है, और स्ट्रक्चर में आप क्या समझाओगे, जो हमने पूरा किडनी का स्ट्रक्चर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था, जिसमें आप बताओगे कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस, उसकी लोकेशन, उसका वेट, ये सब बताना है. व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन और यूनिट ऑफ किडनी, तो यहाँ पे आप लिखोगे नेफ्रॉन. इससे एक क्वेश्चन याद आया आपको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर समझाना है, फंक्शन नहीं. तो यहाँ पे आप बताओगे बोमेन्स कैप्सूल के बारे में, ग्लोमेरुलस,
फिर पीसीटी क्या करता है, डीसीटी क्या करता है, लूप ऑफ हेनले क्या है, ये सब आपको समझाना है। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिसमें आप बताओगे 3 तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जिसमें आप बता दोगे अलग अलग तरह से कैसे वो एक्सक्रीट करता है। सॉइल में डाल देता है, ओल्ड लीफ में रखता है, वैक्यूल में स्टोर होता है, रेजिन, टेनिन, गम्स, ये सब बताना है। ठीक है। सो अगेन आई विल एडवाइज़ यू कि पहले आप पूरा लाइफ प्रोसेस के मेरे सारे वीडियोस देखिए, बाद में ये रिवीजन वाला लेक्चर देखिए, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस आप करके गए, आई गारंटी इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।